नमस्कार। कैसे हो आप सभी? पुनः सभी साथियों का एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारे साथ बड़े भाई साहब नीरज जी आज जुड़े हैं और सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बस बढ़िया सर, आप बताओ। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एक सवाल रहता है राजस्थान पुलिस और आरएससी भर्ती के बारे में, तो जो लगे हुए हैं उनको हमसे भी और ज्यादा जानकारी होती है। तो सर, आप आज आरएससी और पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताओगे। मैं आपसे जो पर्सन है वो पूछता रहूंगा सर। लीजिए सर। धन्यवाद गजानंद जी, आपने मुझे बुलाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आरएसी और पुलिस दोनों का मूल जो डिपार्टमेंट है वो राजस्थान पुलिस ही है। और राजस्थान पुलिस में हमारे जो सरकार है उन्होंने राजस्थान पुलिस को दो भागों में मेनली डिवाइड कर रखा है। उसमें एक है सिविल पुलिस जो कि डायरेक्ट आम जनता के अटैच में होती है, आम जनता के साथ होती है। और एक है हमारी आरएसी। तो आरएसी जो होती है, आरएसी मतलब एक प्रकार से आर्म्ड कांस्टेबलरी है जो कि लगभग हमारे हथियारों के साथ रहती है। अब हथियारों में उनके पास में समस्त प्रकार के हथियार होते हैं। और जो सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस जो अपने थानों में होती है, जो हमारे मुकदमा दर्ज करते हैं, जो गश्त करते हैं, जो हमारे चालान वगैरह भी काटते हैं, वो हमारी सिविल पुलिस है। और सिविल पुलिस के साथ आरएसी भी अपने नियोजित की जाती। तो इनमें मेन वैसे ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो एक मामूली सा अंतर है कि राजस्थान पुलिस में जो हमारी सिविल पुलिस है उनके लोगो राज पुलिस का होता है, और जो आरएसी में है उनके लोगो आरएसी का होता है। और उनके काम में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उनको मतलब आरएसी जो है वो पुलिस का काम भी कर सकती है और पुलिस है वो आरएसी का काम भी कर सकती है। तो मतलब पुलिस का जो काम है वो काम है भाई आम आदमी की सुरक्षा करे, आम आदमी के साथ कोई भी यदि दुख तकलीफ हो तो उसको उनका दुख बांटे। यदि उनके साथ में कोई अपराध होता है तो फिर उस अपराध की जांच करे, उस अपराध की अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, और जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार करे और फिर उनको कोर्ट के अंदर पेश करे, ताकि फिर माननीय न्यायालय से उनको सजा सुनाई जा सके। तो ये हमारी पुलिस का मेन काम है। जी सर। अब सर, जैसे आरएससी है वो सीईटी से बाहर है, एक भर्ती उसकी हाँ मतलब आरएससी एक सीईटी से बाहर है। हाँ। बाकी जैसे आईबी की भर्ती आती है वो सारी। आईबी भी है, इंटेलिजेंस भी है, वायरलेस भी है, सीआईडी भी है। पुलिस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जीआरपी भी होती है। तो अभी फिलहाल जो सीईटी का जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि सिर्फ आरएसी जो है उसकी जो मिनिमम योग्यता है वो मतलब सिविल पुलिस से थोड़ी कम रखी गई है। हालांकि हाँ, हालांकि ये भी थोड़ा बहुत विवाद का इश्यू हो सकता है कि भाई आरएसी और पुलिस की, लेकिन ये तो पहले से चला रहा है कि भाई आरएसी और पुलिस की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। इस बार जो सीईटी का नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने बताया कि पुलिस और पुलिस के सारे डिपार्टमेंट सिवाय आरएसी के हैं वो हमारी उनकी जो भर्ती है वो सीईटी के थ्रू होगी। तो आरएसी के अलावा जितने भी पुलिस के डिपार्टमेंट हैं उन सभी की जो भर्ती होगी वो हमारी सीईटी के थ्रू होगी सर। जी सर। अब सर, जैसे अभी जो भर्ती आने वाली है, नई भर्ती आने वाली है। हाँ, अभी भर्ती आने में अभी बस मतलब जैसे कह रहे हैं कि वित्त विभाग की ओर से स्वीकृति उनको मिल चुकी है, तो वो भर्ती लगभग आगामी, यानी जैसे गहलोत जी ने कहा दो कि चार छह महीनों में भर्ती आ जाएगी कंफर्म। ठीक है। और उसके अलावा जैसे 1 लाख भर्ती आएगी, उसमें कम से कम बता रही है कि 10,000 के आसपास पद होंगे। जैसे हाँ, आपने टेलीग्राम पर डाला भी था एक, तो लगभग अनुमानित पद इतने ही होंगे। अभी जो सूचनाएं जो आ रही हैं उनमें मतलब पुलिस विभाग जो हमारा है उसमें हमारे एक राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर जिसे हम पीएचक्यू बोलते हैं, तो पीएचक्यू की तरफ से सरकार के पास एक अनुशंसा भेजी जाती है, एक लेटर भेजा जाता है कि भाई हमें हमारी इतनी पोस्टें खाली हैं और आगामी एक साल में इतनी पोस्टें और खाली हो जाएंगी, तो इनके लिए भर्ती निकालनी है। तो वो भर्ती की जो प्रोसेस है वो पुलिस डिपार्टमेंट सरकार के पास भेजता है, और बाद में सरकार के उसमें कई डिपार्टमेंट कई जो मंत्रालय हैं वो इसमें शरीक होते हैं। और सबसे पहला इसमें वित्तीय अपने जो वित्तीय जो मंत्रालय है उसके पास जाती है। तो अभी ये सुनने में आ रहा है कि आपकी जो भर्ती है इसमें संभावित 10,000 पद होने संभावित हैं, और इसकी जो फाइल है वो भी वित्त मंत्रालय के पास में। तो जब वित्त विभाग से जब इसकी ओके ओके आ जाएगी तब बाद में वो भर्ती वापस अपने मतलब ये भर्ती की प्रोग्रेस में आ जाएगी, प्रोसेस में आ जाएगी, और उसके बाद में आपको जल्दी ही 2 4 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एक बात सर, ठीक है। अब जैसे काम क्या होता है सर? जैसे ये तो लिखा हुआ है, ये तो काम जो आपको जनरल ड्यूटी होती है मेरे हिसाब से हाँ तो वही हाँ होता होगा। हाँ। और उसके अलावा जैसे सैलरी शुरुआत में एक इश्यू रहता है, राजस्थान पुलिस की भी सैलरी, क्योंकि वर्दी के दीवाने बहुत है सर। तो राजस्थान पुलिस की जो शुरुआत में सैलरी होती है वो कितनी होती है?
देखो मैं आपके लिए बता दूं कि आप यदि सिर्फ पैसे कमाने के लिए, आप यदि ईमानदारी से पैसे कमाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में आते हो, तो सैलरी दूसरे जो डिपार्टमेंट्स में उनसे थोड़ी सी कम है, लेकिन काम जो है पुलिस का जो काम है, और पुलिस के काम से हम आम जनता की जितनी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, आम जनता के मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ यदि कोई विभाग है जो कि उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके काम में आता है, उसके हर छोटी से छोटी दुख तकलीफ है, उसमें उसमें पुलिस उसकी सहायक होती है। तो आप यदि काम के हिसाब से पुलिस में यदि आप जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। और आप यदि सैलरी पूछते हो तो पुलिस डिपार्टमेंट में यदि कोई कांस्टेबल भर्ती होता है तो उसके लिए स्टार्टिंग जो सैलरी अभी फिलहाल 2023 में है वो हमारे 13,600 रुपये है। तो 2 साल तक आपको 13,600 रुपये मिलेंगे, और इसके अलावा कोई अलाउंस, कोई भत्ता वगैरह नहीं मिलता है। 2 साल बाद जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा तब बाद में आपको सारे अलाउंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, डीए मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपकी सैलरी 22-23-25 हजार रुपए के समथिंग हो जाएगी। अब सर एक सवाल और है, जैसे आपकी रैंक है, जैसे आप पहली बार जब लगे थे तो दूसरी रैंक से लगे थे, आप झुंझुनू से लगे थे, तो आपने जो तैयारी की थी शुरुआत वाली, वो तैयारी क्या थी? कितना समय तक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए कि उसका सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हो जाए? देखो सर, मैं हमारे झुंझुनू गवर्नमेंट कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट था सन 2014-15 के अकॉर्डिंग। 2014 और 15 की जो साल थी उसमें मैं हमारी गवर्नमेंट कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन सर मतलब जब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, या फिर बचपन से ये मान लो कि भाई या तो पुलिस या फिर फौज, मतलब हमें देश की सुरक्षा करनी है, हमारे जो भी देशवासी हैं हमें उनकी सुरक्षा करनी है, उनकी सेवा करनी। तो ये एक जुनून था कि हमें तो पुलिस में या फिर फौज में लगना है। मेरे पास मतलब बीएड का भी ऑप्शन था, और भी बहुत ऑप्शन थे कि टीचर बन जाए और बन जाए, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में आज तक बीएड नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पुलिस में ही लगना था अभी मैं। और जब मैंने कांस्टेबल का 2011 में जो भर्ती आई थी, जिसका 2013 में ज्वाइनिंग दी थी, उस भर्ती में मैं सेक्शन बी में एक नंबर कम रह गया था। उस टाइम पर भी ये प्रोसेस था कि भाई उसमें भी 3 सेक्शन आते थे, ए बी और सी। हाँ। उसमें तीनों सेक्शनों में मिनिमम अपने क्वालिफाइंग मार्क्स थे, लेकिन ओवरऑल मेरे जो नंबर थे वो कुल मेरे से 5-6 नंबर ज्यादा थे। बट जो सेक्शन जो बी था ने उसमें मैं रह गया। हाँ। तब उसका मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। और फिर मेरे घर वालों ने, मेरे जो भी दोस्त थे, मेरे पुलिस में भी बहुत दोस्त थे क्योंकि पुलिस से मैं जुड़ा हुआ था। हमारा जो घर है वो भी झुंझुनू पुलिस लाइन के बिल्कुल टच में है। तब बाद में जब 2011 जो भर्ती स्टार्ट हुई उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मैं थोड़ा बहुत निराश हुआ। लेकिन मेरे जो साथी हैं और मेरे जो हमारे जो कॉलेज के टीचर्स थे गवर्नमेंट कॉलेज उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और उन्होंने कहा कि नीरज ऐसे मायूस मत हो, ये तो पहली भर्ती थी, दोबारा आएगी भर्ती, लेकिन पहली भर्ती में आप यदि असफल हुए हो ना तो आप मतलब इतना आप जुनून पालो कि अगली भर्ती में हम टॉप पे आए। तब ये मतलब एक चैलेंज था कि पहली भर्ती में मैं यदि फेल हुआ तो क्या हुआ, अगली जो भर्ती आएगी उसमें मैं जनरल में सेकंड रैंक पे आया। मतलब लोग ना कैटेगरी वाइज दूसरी रैंक पे आते हैं कि भाई एससी में, महिला में या फिर पुरुष में दूसरी रैंक, नहीं, मैं जनरल मेरिट जो कि मतलब टॉप जो रैंक थी, सेकंड रैंक थी मेरी पूरे झुंझुनू जिले के अंदर, वो दूसरी रैंक थी। हाँ दूसरी। लगभग और आपने वो जुनून यानी असफलता के बाद सफलता मिली है। हाँ असफलता के बाद वही बिल्कुल बात है सर कि असफलता का मतलब स्वाद पहले चखा, उसके बाद सफलता का स्वाद अलग हाँ मिलता हाँ है। बिल्कुल सर। जैसे वर्तमान में जैसे नीरज जी सर है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे आज सर पुलिस अकादमी में जो अधिकारियों को, आप जवानों को प्रशिक्षण देते हो, वर्तमान में कहाँ पर पोस्टिंग है वो भी आपको बताएंगे। सर वर्तमान में आप अभी क्या कर रहे हो? मैंने 2015 में राजस्थान पुलिस में बतौर कांस्टेबल ज्वाइन किया था, और मैं जब पुलिस में भर्ती हो गया और पुलिस में मतलब डेली ड्यूटी करने लगे, उसके लगभग 2-3 साल बाद में मैंने ये सोचा कि भाई पुलिस में हम है ना मतलब क्राइम सब्जेक्ट जो है उसको और ज्यादा डीप में पढ़ना चाहिए। अपने राजस्थान में ही मतलब हमारी जो पुलिस है वो जैसे काम करती है, तो और जो जो दूसरे स्टेट हैं या फिर दूसरे देश जो हैं उनकी जो पुलिस है वो कैसे काम करती है, उनमें जो भी अच्छी बातें हैं उनको हमारे राजस्थान पुलिस में भी फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये एक मतलब एक सोच थी, और ये जो सोच थी इसी को लेकर मैं हमारे जोधपुर में, कहने को तो पुलिस यूनिवर्सिटी बोलते हैं लेकिन उसका पूरा नाम सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर है, और उसमें मैंने अपराध विज्ञान या फिर अपराध शास्त्र जो विषय हम बोल सकते हैं उसमें मैंने एक मास्टर्स में एडमिशन लिया एज ए
रेगुलर स्टूडेंट। और हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उस टाइम पर हमारे झुंझुनू के एसपी गौरव यादव जी थे, और उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने अध्ययन अवकाश के लिए मेरी सारी फॉर्मेलिटीज करवाई, और उन्होंने मुझे 2 साल का अध्ययन अवकाश दिलवाया, जो कि आधी सैलरी के ऊपर, मतलब हमारी जो भी अर्ध वेतन पर अध्ययन अवकाश मिलता है, तो उन एसपी साहब का बहुत साथ था। और उसके बाद में जो भी हमारे झुंझुनू में एसपी फिर जो भी हमारे मतलब मेरे जो भी साथी थे उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। और उसके बाद में जब कोरोना आ गया, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, तब मैं वापस हमारे झुंझुनू में कोतवाली थाने में आ गया। और कोतवाली थाने में आने के बाद भी मतलब मैंने जो इतना जो कुछ सीखा था हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था मैंने, और इसके अलावा मतलब हमारे देश में या फिर और जो जो दूसरे देश हैं उनमें जो भी सीजेएस है, सीजेएस मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, हालांकि ये विक्टिम जस्टिस सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो इसकी मैंने स्टडी की, फिर मैंने मेरे जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि नीरज आप यदि यहाँ पर आम जनता की सेवा करते हो तो आप एक थाना विशेष या फिर आप एक जिला स्तर पर आप उनको उनके बारे में आप देख सकते हो, लेकिन आप यदि राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में जाते हो तो वहां पर जो भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कांस्टेबल से लेकर हमारे जो पुलिस उप अधीक्षक रैंक तक के अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है। तो आप वहां पर जाओ, आप हमारे जो भी भावी जो पुलिसकर्मी आप उनको अच्छे से पढ़ाओ, आप उनको ट्रेनिंग दो, और ताकि बाद में वो जब फील्ड में जाएंगे ना तब वो भी बहुत अच्छा काम करें। तो बाद में ये सोच के साथ मैंने हमारे पुलिस अधिकारियों, हमारे जो भी जो सीनियर ऑफिसर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने मेरा स्थानांतरण राजस्थान पुलिस अकादमी में कर दिया बाद में। और वहां से मैं पिछले 2-3 महीने से अभी राजस्थान पुलिस अकादमी में पदस्थापित हूँ। बिल्कुल सर। अभी जैसे एक जो जानकारी दी सर, अभी वर्तमान के अंदर पुलिस अकादमी में जो आप पीछे देख पा रहे हो अधिकारियों और जो जवानों को प्रशिक्षण देंगे सिपाही नीरज, जो शुरुआत में झुंझुनू थे और उसके बाद में भी वर्तमान में जयपुर में, और मुख्य रूप से आपने देखा होगा एक तो जो भर्ती आने वाली है, सर ने बताया कि अभी 5-6 महीनों में आ जाएगी, आपको तैयारी लगातार जरूरी है। पूरी संभावना है कि 2-4-6 महीनों में भर्ती आ जाएगी, लेकिन आप यदि ये सोचते हो कि भर्ती आने के बाद में आप पढ़ोगे तो आपकी ये गलतफहमी है, क्योंकि भर्ती आने के बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा। और आपको यदि तैयारी करनी है, आप यदि पिछली भर्ती में आप यदि रह गए थे कि किसी भी कारण से, या फिर आप यदि फ्रेशर और फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तब आप अपने आप में एक चैलेंज करो कि मुझे टॉप रैंक पे आना है। और टॉप रैंक पे आपको यदि आना है तब आपको अभी से पढ़ना होगा। बिल्कुल सर। एक चीज और, जैसा सर ने बताया कि भाई असफलता और उसके बाद में सफलता मिली, मेन चीज जी, अब जो सैलरी वाली विश्वास था आपका, एक तो वो कंफ्यूजन दूर हो गया, शुरुआत में कितनी मिलती है, उसके बाद सीईटी के अंदर कौन सी शामिल है, सर ने बताया कि सिर्फ आरएसी एक बार है, बाकी जितने भी आईबी सीआईडी आईबी जो भी है वो सारे की सारी सीईटी में शामिल है। और प्रमुख रूप से अभी जैसे पुलिस की भर्ती आएगी तो उसके लिए अपने अभी तैयारी करनी जरूरी है, और उसके लिए एक जो पार्ट रहता है, जो पार्ट आपको नीरज जी सर करवाएंगे, जो महिला और बाल अपराध वाला, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, जो 10 क्वेश्चन आते हैं उससे, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है महिला बाल अपराध के अंदर, तो वो पार्ट है 5 नंबर का आएगा, जो आपको नीरज जी सर पूर्ण रूप से विस्तृत व्याख्या सहित आपको पूरी जानकारी इस परिवार के माध्यम से आपको अवेलेबल करवाएंगे। जी सर, क्यों जो महिला बाल अपराध, हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत सारे मेरे जिले के, मेरे घर परिवार के जो भी दोस्त हैं, उन्होंने बहुत कहा कि भाई सर आप है ना, आप पुलिस में जो भर्ती हो चुके हैं उनको आप पढ़ाते हो, तो आप हमें भी कुछ पढ़ाओ जिससे हम भी पुलिस में भर्ती हो सकें। और मतलब भाई चलो, मैं और जो दूसरे जो विषय हैं, ज्योग्राफी है, कल्चर है, इतिहास है, उनमें मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो आप करवा देना। और जो महिला और बाल अपराध का जो सेक्शन है, जिससे हम डेली डील करते हैं, हर पुलिस कर्मी जो है उनके जो भी थाने हैं उनमें मतलब रोजाना नहीं ना तो भी लगभग 1-2 दिन में बालक भी उनके साथ भी यदि कोई भी अपराध होता है तो वो भी लगभग थाने में आते हैं। आरपीएस से पहले मैं झुंझुनू में पुलिस थाना कोतवाली में पदस्थापित था, उससे पहले ग्रामीण सी ऑफिस में था, उससे पहले सदर थाने में था। तो सर पुलिस जो है वो डेली महिला और बाल अपराध से मतलब उससे उनका संपर्क होता है, और हर पर मतलब महिलाएं और बालक भी पुलिस थाने पर आते हैं, तब हमें मतलब खूब पता है कि हमें तो वो चीजें हम डेली करते हैं। आप जो चीजें पढ़ते हो, जब भी कोई नया एक्ट आता है तो उसको हम पढ़ते हैं, हम उसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि हमें उस चीज को कॉम्प्लेंस करना है। हमें जितने भी नियम बनते हैं हमें उन सारे नियमों की पालना करनी होती है। आप भी हमारे सामने यदि कोई थाने में यदि कोई बच्चा आता है, या फिर कोई आरोपी है, यदि कोई बच्चा है और उसके ऊपर
यदि किसी ने कोई संदेह व्यक्त किया है, तब उसके लिए हमें पता है कि भाई सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है, तो हमें हमें मतलब पूरी पूरी गाइडलाइन को फॉलो करनी होती है। तो वो जो जो गाइडलाइन आप पढ़ते हो वो गाइडलाइन हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे तो वो जैसे खून में जैसे हमारी रगों में खून भरा है, तो वैसे वो सारी की सारी जो गाइडलाइन है वो हमें बहुत अच्छे से पता है। और हम इसको जितना ज्यादा डील करते हैं उतना ज्यादा और कोई डिपार्टमेंट नहीं करता। बिल्कुल, ये तो फिर सर आपका काम ही हो गया, लेकिन और वो पूछ पूछ हो गए थे ना, तो वैसी बात है। बिल्कुल सर, पूर्णतः आपको सारी आपके जो आपकी सब जो सर की सफलता थी उसको बारीकी से आपको एक एक जानकारी दी, कहाँ पर पोस्टेड थे, वर्तमान में कहाँ पर, जो आप पीछे देख पा रहे हो। जल्दी आपके लिए महिला बाल अपराध की क्लास नीरज जी सर लेकर आएंगे, और इस परिवार के माध्यम से तो नीरज जी सर ने जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस परिवार के माध्यम से जुड़े। जल्दी आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो जितने भी आपके सवाल थे वो आपके सारे मेरे हिसाब से क्लियर सर ने कर दिए होंगे, और बाकी अपने जो भी सवाल होंगे वो अपने जरूर, बाकी कोई बचा हुआ है सर बता दो। देखो, इसमें दो बातें हैं कि मैं अभी राजस्थान पुलिस एकेडमी में साइबर क्राइम का हमारा जो एक हमारी ब्रांच होती है उसमें मैं पोस्टेड हूँ। हालांकि हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, लेकिन हर एक आम आदमी को साइबर के बारे में अवेयर होने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे मतलब बहुत सारे जो कि अपने संक्रामक रोग हैं या फिर जो भी, उनमें यह है कि बचाव ही सबसे बेहतरीन उपचार है। मतलब आप बीमार हो, उसके बाद में आप उसका यदि उपचार करवाते हो, तब उसमें आपकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी। लेकिन आप यदि उसके बचाव रखते हो, तो इसके लिए मैंने खुद ने एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है जिसका नाम नीरज साइबर टिप्स है। तो उस पर आपके बारे में, आपके लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जो कि आपके पर्सनल डाटा सिक्योरिटी से संबंधित है, कि आप किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड होने से या फिर आपके साथ में यदि कोई सोशल मीडिया फ्रॉड होता है, तो उसमें आप कैसे बच सकते हो, आप अपने डाटा को कैसे बचा सकते हो। और बिल्कुल, और मैं जल्दी मैं अपने महिला और बाल अपराध का पूरा महिला और बाल अपराध अपने वीडियो के माध्यम से बुलाऊंगा, और इसका स्टडी मटेरियल भी मैं आपको दूंगा। जी, जैसा सर ने बताया, तो साइबर से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीरज सर साइबर टिप्स नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर इनको संपूर्ण वो समय समय के ऊपर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं साइबर से संबंधित, तो सर आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। तो अन्य जो आपके सवाल हैं सर, वो आप जैसे कमेंट करेंगे तो अपने एक और वीडियो बना देंगे, उसमें हाँ आपके सारे हाँ, सवाल रख दिए बिल्कुल जाएंगे, बना कोई देंगे, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं तो है। फिर मिलते हैं, शायद आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी, तब धन्यवाद। तक के लिए धन्यवाद। राम राम।